हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र और ये है आपका क्लास नंबर 6। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अध्याय नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन भी प्रशिक्षु भाई बहनों ने अध्याय नंबर 1 नहीं पढ़ा उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही चैनल के प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो दोस्तों, व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी होता है। यहाँ पे चलिए देखते हैं व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। मानव का व्यवहार, कार्य, स्वभाव, सोच, प्रवृत्ति तथा चरित्र एक समान नहीं होते हैं। इनमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। सभी व्यक्तियों की शारीरिक संरचना, वेशभूषा आदि में अंतर होता है। कोई वस्तु जो एक व्यक्ति के लिए सही होती है वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए गलत हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मानव का जो व्यवहार है या कार्य है या स्वभाव या सोच किसी भी मानव की एक जैसी नहीं हो सकती है। सब में कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा हमें, क्योंकि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी जो रहती है उसमें उसके सोच, प्रवृत्ति, स्वभाव ये सब शामिल होते हैं और सबकी सोच, प्रवृत्ति और स्वभाव एक समान नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, सभी व्यक्तियों की शारीरिक संरचना जो होती है या फिर उनकी जो अपने पहनावे, वेशभूषा जिसे हम कहते हैं, सब में अंतर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आगे हम देखें, बात करें दोस्तों, तो एक ही चीज किसी व्यक्ति के लिए वो चीज सही रहती है और वही चीज दूसरे व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, सामान्यतः व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है जिसका अर्थ नकाब होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो पर्सनालिटी शब्द है, जो व्यक्तित्व शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है नकाब। क्लियर? तो दोस्तों, प्रारंभ में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रंग रूप इतना आकर्षक, यहाँ पे हम बात करें जो व्यक्ति का बाह्य रंग रूप था उससे लगाया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें इस व्याख्या की, तो दोस्तों पहले के लोग जो है व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता था वो बाह्य रंग रूप से लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो इस व्याख्या को पूर्णतः अवैज्ञानिक घोषित किया गया है, क्योंकि कई ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण मिलते हैं जिनका बाह्य रंग रूप इतना आकर्षक नहीं होता था, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो आकर्षक माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको बस इतना ही समझना है, पहले की जो व्यक्तित्व की परिभाषा थी, यानी कि जो पर्सनालिटी को माना जाता था, वो केवल बाहरी रंग रूप को ही देख करके उसकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगाया जाता था। लेकिन बाद में देखा गया कि ये वैज्ञानिक नहीं है, ये अवैज्ञानिक परिभाषा है, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका व्यक्तित्व जो था वो बाह्य रंग रूप से बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो आकर्षक जरूर था। जैसे कि अगर हम बात करें गांधी जी की और टैगोर, स्वामी विवेकानंद, इन सब की, तो इनका जो व्यक्तित्व था वो काफ़ी आकर्षक था। इस प्रकार मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप एवं गुणों की समाविष्टि से है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, व्यक्तित्व का मतलब केवल बाहरी रंग रूप केवल नहीं है, यानी कि उसके अंदर के गुणों से भी व्यक्तित्व का अर्थ लगाया जाता है। यानी कि दोनों तरह के गुण होने चाहिए, व्यक्ति के रूप में भी और उनके अपने आप जो भी गुण होते हैं, आंतरिक गुण जिसे हम कहेंगे, वो भी होना चाहिए। इन दोनों का समाविष्ट ही व्यक्तित्व होता है। क्लियर? यहाँ पे हम देखेंगे, वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस परिभाषा है वैलेंटाइन की, कि जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी होता है, वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। यानी कि कुछ चीज़ें हमें हमारे जन्म से ही मिलती हैं और कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे अर्जित करते हैं। अर्जित चीज़ों में जो भी हम यहाँ पे अपने गुण अर्जित करते हैं, जैसे हमारा कार्य, हमारा स्वभाव, हमारी सोच, हमारी प्रवृत्ति, ये सब अर्जित रहते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम जन्म के बाद सीखते हैं। क्लियर? और जो हमारा रंग रूप है वो हमें जन्मजात मिलता है। क्लियर? और यहाँ पे देखिए, गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इन्होंने कितनी क्लियर परिभाषा दी है कि जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है? वो समन्वित
रूप होता है, किसका? गुणों का। यानी कि जो भी गुण होते हैं वो एक तरह से सारे गुण मिलकर के ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बिग एवं हंट के अनुसार इनकी क्या परिभाषा है? व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका क्या कहना है कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो हमारे पूरे व्यवहार को और जो भी हमारे व्यवहार की विशेषता है उन सब का एक योग होता है। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या हैं। यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है स्व जागरूकता या आत्म चेतना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो पर्सनालिटी है उसकी अपनी क्या विशेषता होती है? सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो दोस्तों व्यक्ति का प्रथम एवं प्रमुख विशेषता है आत्म चेतना, यानी कि अपने लिए हमेशा अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। अपनी इसी विशेषता के कारण उसे सर्वोच्च प्राणी का स्थान प्राप्त हुआ और इसी विशेषता के कारण जो व्यक्ति होता है उसे सर्वोच्च प्राणी माना जाता है। इसमें व्यक्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार किया गया है और इसमें क्या किया गया है? व्यक्तित्व जो है उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मानव है वो कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर विवेक है, उसके अंदर बुद्धि है, तो वो चीजों को सोच और समझ सकता है। क्लियर? चलिए देखते हैं दूसरा नंबर है निरंतर निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व हमेशा निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न रहता है, अर्थात तो उसके विकास में निरंतरता पाई जाती है। तो दोस्तों व्यक्तित्व जो होता है, जो पर्सनालिटी होती है, वो हमेशा उसका निर्माण होता रहता है। यानी कि हमारा जो व्यवहार है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे पर्सनालिटी का निर्माण होता है और ये निरंतर चलता रहता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए गैरिसन की एक परिभाषा भी है। गैरिसन व अन्य के अनुसार व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है, यानी कि जो पर्सनालिटी होता है वो हमेशा बनता रहता है। यहाँ पे देखिए नंबर 3 है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों यहाँ पर देखिए मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। उसके अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के विषय में कहा गया है कि जो मनुष्य होता है वो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सही ना होने पर उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए दोस्तों नंबर 4 है दृढ़ इच्छा शक्ति। दोस्तों यह वह शक्ति होती है जो व्यक्ति को उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से संघर्ष करके उसके अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने की क्षमता प्रदान करती है। दोस्तों देखेंगे हम जितने भी महान व्यक्तित्व लिए हुए व्यक्ति हैं उनका अपना एक सबसे बड़ी बात उनके अंदर क्या होती है कि वो दृढ़ इच्छा शक्ति, उनके अंदर जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, यानी कि वो स्ट्रांग विल पावर वाले होते हैं। व्यक्ति की यदि यह शक्ति निर्बल हो जाए तो यह उसके व्यक्तित्व को विघटित भी कर सकती है। यानी कि यहाँ पर हम बात करें अगर हमारा जो विल पावर है वो स्ट्रांग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो अपना व्यक्तित्व है वो विघटित होगा। यानी कि लोग ये कहेंगे ना कि ये हमेशा नया नया निर्णय लेता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो पर्सनालिटी है उसकी जो इमेज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्लियर? इसलिए लोग कहते हैं ना पर्सनालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ना, कहते हैं वो जो कहता है वो करता है, यानी कि उसकी अपनी एक इमेज है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों नंबर 5 है निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। मनुष्य हमेशा एक निश्चित उद्देश्य लेकर कार्य करता है, उसके प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य छिपा रहता है। तो दोस्तों देखिए जो मनुष्य होता है वो हर कार्य किसी न किसी उद्देश्य से करता है और उस उद्देश्य के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो उसके व्यवहार व लक्ष्यों को जानकर ही हम उसके व्यक्तित्व के विषय में सहज अनुमान लगा लेते हैं, यानी कि उसका व्यवहार किस तरह से, उसके लक्ष्य क्या हैं
और उसके लक्ष्य को जान करके हम उसके व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाते हैं। क्लियर। और यहाँ पर देखेंगे हम सामाजिकता। नंबर 6 है सामाजिकता। दोस्तों, मनुष्य को समाज से अलग कर उसके व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण समाज से ही होता है। और मनुष्य समाज में रहते हुए जब अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो वो क्रिया व अंतःक्रिया करता है, जो उसमें आत्मचेतना और व्यक्तित्व का विकास उसके अंदर होता है। और दोस्तों, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिकता का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। क्लियर। चलिए यहाँ देखते हैं नंबर 7 है सामंजस्य। व्यक्ति को केवल बाह्य वातावरण से ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत यानी कि आंतरिक जीवन से भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जब तक वो खुद से संतुष्ट नहीं होगा वो दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकता, यानी कि उसे सबसे पहले खुद से सामंजस्य बिठाना पड़ता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर 8 है एकीकरण। एकीकरण का तात्पर्य व्यक्तित्व के एकीकरण से है। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का कोई अंग अकेले कार्य नहीं करता, उसी प्रकार व्यक्तित्व का कोई तत्व अकेले कार्य नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, व्यक्तित्व के प्रत्येक अंग मिल करके ही कार्य करते हैं। दोस्तों अगर बात करें ये तत्व कौन कौन से हैं, तो नैतिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ये सारे तत्व मिलकर के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। दोस्तों व्यक्तित्व के इन सभी तत्वों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, तो इसी एकीकरण के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है परी की मॉम, आप उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।